प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ है और उसमें भी बातचीत के और ज्यादा केंद्र में है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का आज का छत्तीसगढ़ प्रवास। अनुराग ठाकुर आज छत्तीसगढ़ कुछ घंटों के लिए आए और इस कुछ घंटों में ही आग उगल कर चले गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की डिजिटल सेल के द्वारा तैयार किए गए एक ऐप को लॉन्च किया। भूपेश पे स्कैनर ऐप उसका नाम दिया गया है। अगर आप उसे स्कैन करते हैं तो उसी के साथ भूपेश सरकार की तथाकथित तौर पर की गई गड़बड़ियों के संदर्भ में विस्तार से चीजें आ जाएगी इस प्रकार। पर महत्वपूर्ण बात यह नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ अनुराग ठाकुर जो अपने आप में प्रभावशाली वक्ता की छवि रखते हैं, उन्होंने खुलकर वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बताया कि इस सरकार ने कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को छला। इन 5 सालों में प्रदेश विकास के रास्ते से भटक गया। इस सरकार ने जितना अराजकता हो सकती उतनी अराजकता को स्थापित करने का काम किया। इसके उलट प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो स्वयं भी पलटवार करने में बड़े माहिर हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर तफसील के साथ बताना चालू कर दिया कि हमने तो प्रदेश में इतना सब कुछ बेहतर किया, आपने हमें इस काम से रोका। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही छत्तीसगढ़ में और उसके बाद 5 साल तक छत्तीसगढ़ में सत्ता रही कांग्रेस पार्टी की, जो अभी भी जारी है। इन 20 सालों में सभी मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्वरूप में बड़ा बदलाव आया और वो बदलाव सकारात्मक दृष्टि से है। प्रदेश की अधोसंरचना में भी बदलाव है, लोगों की जीविका में भी बदलाव है, लोगों के रहन सहन में भी बदलाव है और ये सब कुछ सकारात्मक दिशा में। अब उलझन की बात यह है कि कांग्रेस ये बताती है कि भाजपा ने सब बर्बाद किया और भाजपा बता रही है कि कांग्रेस ने सब बर्बाद किया। अगर दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों ने, जिनका इस प्रदेश में शासन रहा, केवल बर्बाद किया तो अभी छत्तीसगढ़ इतना आबाद कैसे हो गया? इस उलझन को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का विषय है जुबानी आग, भूपेश बनाम अनुराग। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ केदार कश्यप जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली नेता हैं, 15 साल मंत्री रहे रमन सिंह के दौर में और साथ ही साथ वर्तमान में प्रदेश महामंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। आदिवासी वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा केदार कश्यप को इस समय छत्तीसगढ़ की सियासत में माना जाता है। दूसरी तरफ हमारे साथ में राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस का विचारवान चेहरा है, खादी ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख हैं, वो अध्यक्ष हैं और इसके अलावा कुल मिलाकर अपनी वाकपटुता के लिए पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि अविभाजित मध्य प्रदेश में ख्यात रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। एक बार बयानों की संक्षिप्त झलक देख लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को शुरू करते हैं। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं अनुराग जी और क्या कह रहे हैं भूपेश जी। घोटाले से लेकर कोयले की दलाली से लेकर ना जाने क्या क्या आरोप लगे और राजस्थान और छत्तीसगढ़ देश के 2 ऐसे राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अधिकारी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केवल गंभीर आरोप नहीं लगे, करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, सोना पकड़ा गया है। शर्म से ही इस्तीफे दे देना चाहिए थे, नहीं दिए। अब जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का क्या हाल कर दिया, छत्तीसगढ़ को बेहाल कर दिया। और ये तो होना ही था जब किसी ने गंगा जल की कसम खाकर कहा हो कि शराब मुक्त कर देंगे, शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे और घर घर शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी हो, तो समझ सकते हैं क्या हुआ। भाई ऐसा है, अडानी को लूट लूट के जो दिए हैं हमने तो रोका छत्तीसगढ़ में। अभी एक खदान उसके बंद हुई, जो 13 नंबर के बेलाडीला के जो लोहा खदान है उसको निरस्त कराया और खदान पे उसकी निगाह थी गिद्ध निगाह, तो एलिफेंट कॉरिडोर बनाया। लेकिन उसके दिल भरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों को। जहां एनएमडीसी खदान को उसको दे रहे थे, वैसे एसीसीएल की भी खदान को उन्होंने गारे पेलमा को दिया है अडानी को। तो थोड़ा अडानी को कितना लुटाएं उसके बारे में भी अनुराग ठाकुर जी बोल दे, उसमें हिम्मत है तो एक बार तो बोले। राहुल जी जो सवाल पूछे हैं 20,000 करोड़ रुपया गया है, वो कहां से गया, कैसे गया, वो तो केवल एक फोटो दिखाया, उसकी सदस्यता निरस्त हो गई थी। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का जोर है। तो अब केदार जी मेरा जानना यही है, सभी लोग बर्बाद कर दिए तो भी प्रदेश तरक्की कैसे कर गया या प्रदेश ने तरक्की नहीं की? थोड़ा उलझन है केदार जी, हमारी उलझन को सुलझाओ ना आप।
दोनों ही बता रहे हो, दोनों ही जिम्मेदार राजनीतिक दल हो भाई। देश में दोनों ही दलों का पर्याप्त प्रभाव रहा है। दोनों ही प्रदेश को बता रहे हो भाई इन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी हम में इतना था, मैं आप दोनों की इतनी कोशिश बर्बाद करने की, फिर भी हम लोग आबाद हैं। जी केदार जी। हिमांशु जी, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया जी, और 30 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार से आतंक से भ्रष्टाचार से तंग आकर के यहाँ की जनता ने 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया सरकार को, और उन 15 वर्षों में जो अधोसंरचना का निर्माण हुआ, चाहे वो नेट कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी ने जो निचले स्तर पर प्रयास किया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस आज जब इनकी सरकार बनी तो केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर डाका डालने का काम किया। यदि हम बात करें, यदि कहते हैं घोटालों की, तो शराब घोटाला, सीएसटी घोटाला, और कोरोना काल में जो अतिरिक्त चावल दिया गया उसमें घोटाला, गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव सट्टा एक, ऐसे अनेक घोटाले इस कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। आधे से ज्यादा इनके नेता संदिग्ध में है, आधे से ज्यादा इनके जो अधिकारी जिनको ये संरक्षण देते हैं, जिनको ये जिसकी पहुंच मुख्यमंत्री निवास तक है, वो लोग आजकल से जेल के अंदर हैं। तो ये कहाँ की बात करते हैं? इन्होंने तो पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम। एक बात बताइए, आप तो इतने अनुभवी राजनेता, 15 साल मंत्री रहे हैं, फिर सत्ता में आने के लिए प्रयत्नशील हैं, लगातार उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, पर क्या सत्ता में केवल इसलिए आ जाएंगे कि आप ये बताते रहेंगे देखो इन्होंने कितना काम गलत किया? ये आप लोग ये भी बताएंगे कि आप क्या बेहतर करेंगे? क्या चुनाव इस आधार पर नहीं जीता जा सकता कि हम क्या बेहतर करेंगे? ये जरूरी है चुनाव जीतने के लिए ये बताया जाए कि देखो ये कितने गलत और इतने गलत। थोड़ा समझाइए ना। मैं कांग्रेस ने हमेशा गलत किया है जी, चाहे योजनाओं के संदर्भ में हो, उनका क्रियान्वयन के संदर्भ में हो। एक समय ऐसा था जब राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं तो निचले स्तर पर 15 पैसा पहुंचता है जी। जन धन योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चालू की, आज बटन दबाते ही लोगों के खाते में पैसे पहुंचते हैं जी। एक समय था इन्हीं सब पर डाका डालने का काम कांग्रेस के लोग किया करते थे जी। और यदि हम बात करें, आज प्रधानमंत्री आवास की बात करें, प्रधानमंत्री आवास जो हमारे यहाँ पर हमारे जो गरीब तबके के लोगों को उनको आवास देने की प्रावधान था, इस कांग्रेस की सरकार ने 4 वर्षों में एक ही आवास नहीं बनाया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। चावल, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार चावल देती है तो इनके मंत्री विधानसभा में स्वीकारते हैं कि वो चोरी हुई है, और ये चोरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो बिना मांगे बहुत कुछ दिया है, और जब भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे एक नए तरीके से लोगों के लिए योजना बनाकर के उनको क्रियान्वयन कराएगी। कांग्रेस के पास में कुछ नहीं है, इसलिए आज ये भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं, भरोसे का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता का विश्वास पूरी तरीके से खो चुके हैं। तो कुल मिलाकर सब कुछ खो चुकी है कांग्रेस, और कांग्रेस ने तो कभी कुछ ठीक किया ही नहीं, ना सोच ठीक है ना क्रियान्वयन ठीक है, ये केदार जी बता रहे हैं। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सरकार अर्थात केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था और प्रधानमंत्री को झूठा करार दिया था। अनुराग ठाकुर आज बोल के गए, खड़गे जी बता दें समय और स्थान, मैं आऊंगा बहस करने के लिए, कर लें बहस। तो हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी हैं। अब खड़गे जी और अनुराग ठाकुर कब बहस करेंगे पता नहीं, करेंगे भी कि नहीं करेंगे, पर केदार जी बनाम राजेंद्र तिवारी जी तक की बहस तो हम करा ही सकते हैं अपने स्टूडियो के अंतर्गत। तो राजेंद्र जी थोड़ा आपसे ही जानेंगे, इतना बुरा काम किए भाई आप लोग। एक केंद्रीय सूचना मंत्री को आना पड़ा रायपुर और ऐप भी लॉन्च करना पड़ा उन्हें, भूपेश पे स्कैनर, भूपे स्कैनर नाम दिया उसका। कुछ आपकी प्रतिक्रिया इस संदर्भ में, इतने आरोपों के संदर्भ में? बहुत लंबी बात, क्योंकि अभी आपने केदार जी से बहुत सारी बातें पूछी, शुरुआत में थोड़ा चुटकी भी लिए आपने। अब आपके जैसा एंकर होगा तो ये स्वाभाविक बात है, और मेरे दृष्टिकोण से जो बहस है, जो चर्चा है, वो फिर विचारशील हो जाती की उपस्थिति में होनी चाहिए।
आरोप प्रत्यारोप लगना राजनीतिक क्षेत्र में स्वाभाविक बात है। आपने तो पूरा जीवन बिता दिया है पत्रकारिता में, अपने आप को समर्पित कर दिया है। अब जो बातें आपने पूछी है अभी, अब चूंकि आप भाषा के जानकार हैं तो मेरी भाषा भी मतलब ज्यादा अच्छे से समझेंगे बजाय किसी और के। अभी जो भारत सरकार के ढिंडोरजी आए हुए थे, थोड़ी देर के लिए आए थे। ढिंडोरजी सूचना प्रसारण मंत्री है ना वो? जी। हाँ, तो जो ढिंडोरजी आए थे, छत्तीसगढ़ के लोग व्यंग समझते हैं भाई। हाँ, नहीं तो वो भोपू जो आए हुए थे, तो एक श्रृंखला बना करके रखी है भारतीय जनता पार्टी ने कि कैसे झूठ बोला जाए। मुझको राहत इंदौरी का शेर याद आ रहा है, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलिए, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलिए, अंदर झूठों की मंडी लगी है। तो ये प्रशिक्षण प्राप्त और इनके जो जैसे आपने तो डॉक्टरेट किया हुआ है, तो इनके जो डॉक्टरेट किए हुए हैं, विद्या वाचस्पति जिन्होंने उपाधि प्राप्त किया है, 2-3 दिन पहले वो बस्तर आए हुए थे। बस्तर में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री आए थे, जिन्होंने नगरनार से लेकर के वहां 2-3 जो ट्रेनें थी उनके संचालन की घोषणा की। उसके बाद दूसरी सभा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की प्रारंभ हुई और उन्होंने जिस तरह से झूठ का पिटारा खोलना चालू किया। मैंने बहुत लंबा जीवन बिताया है, कई प्रधानमंत्री को देखा है, मगर इतना ज्यादा, हालांकि बोलने में मन लरसता है थोड़ा सा कि कैसे मैं उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को झूठा बोलूं, मगर वो अब यही कह सकता हूं मिथ्या बोले, असत्य बोले, इस तरह से प्रांजल भाषा में बोल देता हूं। मगर जिस तरह की बात कही उन्होंने, अब केदार कश्यप जी बैठे, उनके जो ढिंडोरजी आए थे वो भी ये बोल के गए हैं। सिलसिलेवार बोलना चालू करता हूं। ये बोलते हैं धान हम खरीदते हैं, धान जो खरीदी होती है वो भारत सरकार करती है। अब ये सफेद झूठ है, सरासर झूठ है। धान हम खरीदते हैं, हमारी सारी समितियां खरीदती हैं। हम 35,000 करोड़ रुपए हमने कर्ज लिया वित्तीय संस्थाओं से धान को खरीदने के बाद में। इनके समय में 2018 में 59,89,, मैं देखिए आपके साथ बैठा हूं ना, तो आंकड़े चेक करवा लीजिएगा बाकायदा, बिल्कुल कोई मिथ्या वचन नहीं। इतने टन धान की खरीदी होती थी, 89 लाख टन, मतलब 59,89 लाख टन। अभी हमने पिछले समय क्या किया है, 107 लाख टन धान की खरीदी किया। इनके समय में 10 क्विंटल धान की खरीदी करते थे, हमने 20 क्विंटल इस साल से चालू किया, पहले 15 और फिर इस बार। यह हालत थी। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा कि जब भूपेश बघेल जी देश के खाद्य मंत्री से मिलने गए तो बहुत नाराज हुए। वो आकर के बताया उन्होंने कि बहुत नाराज हुए कि आप समर्थन मूल्य से धान की खरीदी ज्यादा कर रहे हैं, हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। चावल खरीदती है भारत सरकार, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमसे चावल नहीं खरीदेंगे तो देश में चावल सप्लाई कैसे करेंगे, चावल दूसरे राज्यों को देंगे कैसे, उनकी भी मजबूरी है और हमारी भी आवश्यकता है कि वो धान से जो चावल निकलता है वो केंद्र की सरकार अपने हिस्से का खरीद ले। तो फिर हमको अंततः ये करना पड़ा कि 9,000 रुपए प्रति एकड़ हम इनपुट सब्सिडी करके हमने 25 रुपए में धान खरीदना चालू किया और अभी हम 2640 रुपए में खरीद रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि धान खरीदी करने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार करती है, जिसका अनुसरण भारतीय जनता पार्टी के बाकी लोग कर रहे हैं। सरासर झूठ। अभी मैं इनको देख रहा था, जिन ढिंडोरजी साहब को, अनुराग जी को आपने दिखाया, ये खेल मंत्री भी है ना, इनकी आंखों में इनके बारे में बोलने लगूं तो 1 घंटा कम पड़ेगा। किस तरह से हमारी पहलवान बहनें किस हालत में रही हैं, उस दुर्दांत अत्याचार को आपने निकट से देखा हुआ है। आप तो वैसे भी इन सारी चीजों पर डिबेट करते रहे हैं। अभी उन्होंने क्या कहा कि गंगा जल हाथ में लेकर के ये कसम खाया था कांग्रेसियों ने कि वो शराबबंदी करेंगे। मैं चुनौती देता हूं और केदार भाई आपको भी चुनौती देता हूं, अगर आप ये सिद्ध कर दें, मेरे पास ये डिबेट है, वो आरपीएन सिंह जिसने हाथ में गंगा जल लेकर के कसम खाया था, आजकल आप ही की पार्टी में घुस गया है। वो स्वार्थी आदमी आपकी पार्टी में है, उसी से पूछ लीजिएगा। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पदवत तो छोटी चीज है। अगर आप ये सिद्ध कर दें कि कांग्रेस उस पत्रकार वार्ता में मैं उपस्थित था
जिसमें आरपी सिंह ने, मैंने कहा भी है नौटंकी की जरूरत नहीं, हमारे यहां तो राहुल जी घोषणा करके गए हैं 22 सितंबर की बैठक में विशाल आम सभा थी जिसमें ये घोषणा करके गए थे कि अगर 10 दिन के अंदर किसानों के कर्ज की माफी नहीं हुई तो सरकार हटाने के बारे में हम विचार कर लेंगे, मुख्यमंत्री हटाने के बारे में बात कर लेंगे। और परिणति यह हुई कि 2 घंटे के भीतर 9,240 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज की माफी हुई। हमने गंगा जल लेकर के उसकी कसम नहीं खाया था, हमने गंगा जल लेकर के ये कसम खाया था कि हम किसानों के कर्ज को माफ करेंगे। बीच में अगर शराबबंदी से होगा तो मैं राजीव एक बार बताइए, एक मिनट, एक मासूम सा सवाल है, मतलब आपके घोषणा पत्र में सवाल मासूम नहीं रहते हैं, नहीं, फिर ठीक है आपका अंदाज है। फिर भी मासूम से ही सवाल है कि आपके वादों पर या घोषणा पत्र में केवल उस पर ही भरोसा करें कि आप अमल में लाएंगे जिसमें आप गंगा जल की कसम खाएंगे। भाई आपने धान खरीदी के संदर्भ में, कर्ज माफी के संदर्भ में ही कसम खाई थी, कर्ज माफी के संदर्भ में, शराबबंदी के संदर्भ में आपने कसम नहीं खाई थी, पर भाई आपने वादा तो किया था, घोषणा पत्र में शामिल किया था, आपने उस वादे को पूरा नहीं किया। तो कुल मिला के आपके घोषणा पत्र को हम गंभीरता से ना लें, प्रदेश की जनता गंभीरता से ना ले, केवल तभी भरोसा करे भाई जब आप गंगा जल की कसम खाएं। भाई ये वाला काम गंगा जल की कसम खा के कह रहे हैं हम कर देंगे, ऐसा है क्या? कौन सा काम? भाई आप ही ने बताया ना कि भाई हमने गंगा जल की कसम खाकर कर्ज माफी के संदर्भ में कहा था। हाँ, आरपीएन सिंह ने कहा था, ये उस समय की वो बाइट है मेरे पास में, वो पत्रकार वार्ता की क्लिप है, अरे भाई सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आपने शराबबंदी के मामले में कहा, ये बात ठीक है, हमने अपने घोषणा पत्र में जो चुनिंदा 2-3 वायदों को, कुछ चुनिंदा वायदों को हम पूरा नहीं कर पाए, मगर उसकी पृष्ठभूमि भी समझने की आवश्यकता है। लॉकडाउन में आपने देखा कि 7 लोग सैनिटाइजर पी करके लॉकडाउन के समय में बिलासपुर में 7 लोग मरे थे, रायपुर में 3 लोग वो वार्निश वगैरह खा करके मर गए थे। हमारा राज्य 7 राज्यों से घिरा हुआ है, अगर हम ये प्रैक्टिकली बहुत दिक्कत जाएगी। और बैठे हुए हैं केदार जी, हमने आमंत्रित किया था, एक कमेटी बनाई थी सत्यनारायण जी शर्मा की अध्यक्षता में, और भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित किया था कि हमको शराबबंदी क्रमशः लागू करना है, आप आइए और बैठ के सुझाव दीजिए और एक ऐसा रास्ता बनाइए जिससे हम शराबबंदी दूर कर सके। कमेटी तक में शामिल होने से इन लोगों ने इनकार कर दिया। अरे राजेंद्र भाई ये बताइए ना, वो जब आपने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था शराबबंदी के वादे को, तब भी क्या आपने ये भाजपा के केदार कश्यप जी और बाकी नेताओं को आमंत्रित किया था क्या कि भैया हम घोषणा पत्र बना रहे, जरा आप लोग आइए और हमारा घोषणा पत्र बनवाइए? तो जब घोषणा पत्र आपने बनाया, वादा आपने किया, तो उस पर अमल के संदर्भ में भाजपा की प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? कर्ज माफी में तो आपने प्रतीक्षा नहीं की। कर रहे थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी यही कहा था कि हम प्रदेश में शराबबंदी करेंगे। भाई केदार जी से पूछ लेते, भाई केदार जी आपने कभी कहा क्या हम दोनों मिलकर के इस गुरुतर दायित्व की पूर्ति करें? भाई केदार जी, राजेंद्र जी बता रहे हैं, आपने भी कर्ज माफी के संदर्भ में तो नहीं कहा, लेकिन शराबबंदी के लिए आपने वादा किया था, ऐसा था क्या? देखिए, राजेंद्र तिवारी जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति है जी, और उनकी बुद्धिमत्ता पे कोई शंका नहीं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बयान अभी में कहा कि वो शराबबंदी के लिए हमारा सहयोग लेना चाहते हैं, तब ये गंगा जल को हाथ में लेकर के कौन सी घोषणा बेचा जाए, इस पर इनकी आपस में डीलिंग होती है, उस पर भी तो कुछ कहना चाहेंगे हमारे माननीय राजेंद्र तिवारी जी। कहीं ना कहीं से कांग्रेस के सरकार ने जिस तरीके से वादा खिलाफी की है और उसके कारण से आज लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ के साथ में धोखा किया और उसके कारण से आज इनको विश्वास का सम्मेलन, भरोसे का सम्मेलन, हर योजना में ये भरोसा डाल रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जनता का विश्वास खत्म हो चुका है जी। और अब ये चला चले की बेला है, 1 महीने बाद तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है जी। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब इस अवस्था में आप इतने साल झूठ बोल करके केंद्र में आपने सरकार बना लिया, राज्य में सरकार बना लिया, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, लोगों को सब समझ में आ गया है। आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। अभी आपने कहा कि आपके कुछ घोषणाएं पूरी नहीं हुई है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री जी कहते का पोस्टर टंगा हुआ है पूरे प्रदेश में
कि सभी स्थानों पर कि हमने 100% हमने घोषणा पूरा किया, तो आप सही हैं कि मुख्यमंत्री जी सही हैं, ये बताने का कष्ट करेंगे। बताने का कष्ट करेंगे। केदार जी, एक सवाल है मेरा, फिर मैं अंतिम बातचीत के लिए राजेंद्र तिवारी जी के पास रुक करूंगा। आपने बताया कि बस इनकी सरकार तो 1 महीने के लिए बची है, उसके बाद तो आप आ ही रहे हैं, पर आप क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि भाई राजेंद्र तिवारी जी की पार्टी या उनकी सरकार ने ठीक काम नहीं किया, या आपने ऐसी कोई नई उम्मीद जगा दी है, ऐसा कोई रचनात्मक कार्यक्रम प्रदेश की जनता के बीच में प्रस्तुत कर दिया है, इसलिए जनता ने आपको मौका देने का मन बनाया है? इनकी विफलता के कारण आप आएंगे, या आप कुछ सकारात्मक ऐसा करने जा रहे हैं जिसके कारण से जनता लालायित हो उठी है आपको सत्ता सौंपने के लिए प्रदेश की? इनकी विफलता, इनका भ्रष्टाचार, इनकी जो चोरी चकारी, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उन योजनाओं के माध्यम से जनता के साथ में जुड़ने का काम किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से हर मामले में, इनके कोई भी पॉलिसी में एक वो नहीं है कि ये आज जो कह रहे हैं उस पर अगले बार में वो कायम रहे। ये अभी कह रहे थे कि हम चलते हैं लोगों की सरकार की, यूपीए की गवर्नमेंट की, इतने वर्षों में आपकी सरकार ने हर वर्ष कभी 2 कंपनियों को, कभी 5 कंपनियों को, कभी एयरपोर्ट को, और तो और आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में आकर के यहाँ का राज्य परिवहन बंद कर दिया, और आप कहते हैं कि हमने तो देश को बेचा है। और आप करें तो आप विनिवेश करते हैं, मनमोहन सिंह विनिवेश कर रहे हैं, और मोदी जी करते हैं तो देश को बेचा। तो ये आपका ड्वेल पॉलिसी ये जनता के सामने आ रहा है, जनता सब समझती है, जनता सब समझती है। केदार जी ये बता रहे, तो राजेंद्र जी हमें तो ये समझने में दिलचस्पी है आपसे और कौतूहल है कि भाई आप मददगार किसके हैं, कांग्रेस के हैं या भाजपा के हैं? राजेंद्र जी, केदार जी आपको बता रहे हैं ना कि आपने ऐसे ऐसे काम किए, इसके कारण से भाजपा आ रही है। ये भाजपा को सत्ता में लाने के लिए आप इतने लालायित क्यों हैं भाई? देखिए, केदार भाई बहुत अच्छे नेता हैं और एक महान पिता के पुत्र हैं, इस नाते इनके प्रति सहज आसक्ति है मेरे मन में इनके प्रति। मगर वो जिस परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस विधा से आए के साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो उसमें जो ट्रेनिंग प्राप्त है असत्य वाणी बोलने की, वो बोल रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैं दो चार बातें, इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट की बात की, मैं उसकी व्याख्या कर सकता हूं, 1-8 घंटे कर सकता हूं केदार भाई, मगर दिक्कत यह है कि आप भी समय नहीं देंगे। हमने उन चुनिंदा कुछ उंगली में गिन सकने वाली संस्थाओं को बेचा था जो घाटे में चल रही थी। आपने तो जनाब एयरपोर्ट बेच दिया, आपने बंदरगाह बेच दिया, आपने जो युद्ध में लगने वाली हमारी संस्थाएं हैं जो उनका निर्माण करती उनको बेचने का काम कर दिया, आपने रेल को बेचने का काम कर दिया। आप तो कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहते। आप अभी नगरनार के बारे में उस दिन आपसे मेरी बहस हुई थी, चर्चा हुई थी, बहस नहीं चर्चा हुई थी आपके मेरे साथ में, कि वो सजा करके हर चीज को, मैं T3 का हाल देखता हूं दिल्ली का, सजा करके उसको अडानी जी के हवाले कर दिया गया। जैसे हर जगह सजा करके, रेल भी सजा करके उनके हवाले कर दिया जाता है। अभी अनुराग जी आए थे, एक सवाल उनको पूछना था ना, दुर्गति करके रखी है आपने छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपका दायित्व जो केंद्र सरकार का दायित्व है उसके प्रति तो कुछ निर्वहन करो। राज्य सरकार तो जो कर रही है, अब नीति आयोग की बात करता हूं मैं। नीति आयोग ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से पार हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस नहीं कह रही है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो जब हम अपने दायित्व अच्छा राजेंद्र जी, एक सवाल है इसमें, 40 लाख लोग छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से बाहर आ गए, वो नीति आयोग कहता है कि देश में 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की कितनी पीठ थपथपाना चाहेंगे आप? एक चीज देखिएगा, हमारा क्षेत्रफल में तमिलनाडु से बड़ा है, बिहार से बड़ा है, पश्चिम बंगाल से बड़ा है, मगर आबादी तो बहुत कम है भाई साहब। 2.5-3 करोड़ की हमारी आबादी है, उसमें 40 लाख लोग अगर बाहर जाते हैं हमारे कुपोषण से। ये केदार भाई की जब सरकार थी तो 39% हमारे आदिवासी भाई बहन कुपोषण से। एक सवाल और कर लेता हूं, हम 27%। अच्छा एक सवाल और कर लेता हूं के बारे में तो आपसे राजेंद्र जी, एक आखिरी बातचीत और। ये 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तो अपन कितने राशन कार्ड बीपीएल के हैं जो अब
खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भाई 40 लाख लोग बाहर आ गए। तो बीपीएल के जो राशन कार्ड हैं तकरीबन 55-60 लाख राशन कार्ड बताए जाते हैं, तो अब कितने राशन कार्ड खारिज हो जाएंगे, क्योंकि भाई गरीबी रेखा से बाहर आ गए। तो गरीबियों का हक, जिनका हक नहीं है उनको क्यों मिले, तो कब कितने राशन कार्ड काट दिए जाएंगे? वो तो अभी आई है रिपोर्ट, उस पर प्रक्रिया चल रही है। और दूसरी बात यह है कि इनके समय में 2 करोड़ लोग लाभान्वित होते थे राशन कार्ड से। हम 35 किलो जो दे रहे हैं और 2 करोड़ 66 लाख लोगों को दे रहे हैं। ये भी लोगों को दे रहे हैं, परिवार की नहीं बात कर रहा हूं, परिवार तो बहुत कम है। तो और सबको दे रहे हैं, ये केवल खास वर्ग के लोगों को देते थे। हम तो आपके हमारे घर में भी राशन कार्ड है जो हम चावल उपयोग में लेकर के आते हैं। ये बुनियादी फर्क है। बहुत सारी बातें हैं जो इनके सरकार में, अब केदार भाई बैठे हैं तो मेरे को नक्सली बात याद आ रही है। आपके समय में 2018 में अधिकृत आंकड़े दे रहा हूं केदार भाई, आप देख लीजिएगा जी। और फिर हिमांशु जी के साथ बैठे हैं तो कोई इधर उधर की हल्की स्तर की बात भी नहीं हो सकती है। आपके समय में नक्सली घटना 526 हुई थी जी। और पिछले साल का अधिकृत आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं 240 का था। और मार्च से लेकर के अभी तक, जब तक मेरे पास रिपोर्ट आई थी, 25 थे जी। मात्र 25 घटनाएं हुई थी। जमीन और आसमान का अंतर दिख रहा है। जमीन और आसमान का अंतर ये राजेंद्र तिवारी का दावा है। अनुराग ठाकुर भी दावा करके गए कि हमारे समय के कार्यकाल में और अब के कार्यकाल में जमीन और आसमान का अंतर है। दोनों ही आसमान पर ले जा रहे हैं राज्य को, और साथ साथ बता रहे हैं कि दूसरे वाले ने जमीन के अंदर गाड़ने में कसर नहीं छोड़ी। राज्य आसमान पे ही जा रहा है, तो जमीन में गाड़ने में दोनों राजनीतिक दल जुटे हुए थे। तो फिर मानना चाहिए कि जो इस प्रदेश की जनता है वो अपने बूते से इस राज्य को तरक्की की राह पे ले जा रही है। नहीं तो दोनों राजनीतिक दलों ने तो अपनी तरफ से प्रदेश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या यही सत्य है, या ये राजनीतिक दल सत्य को नकारने के स्थान पर एक दूसरे की सकारात्मकता और स्वयं की सकारात्मकता को लेकर भी चुनाव के दौरान कोई बात करेंगे? क्या इस प्रदेश की जनता को यह जानने का मौका मिलेगा कि अगर जो भी जना सत्ता में आएगा तो वो क्या करने के लिए आएगा, या सत्ता में केवल हमें इसलिए ला दो क्योंकि सामने वाले ने ये गलत किया, ये गलत किया और ये गलत किया? क्या गलत के आधार पर जनता मतदान देगी, या कुछ अच्छा होने वाला है इस उम्मीद के साथ जनता मतदान देगी? सवाल महत्वपूर्ण है, उत्तर आना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।